हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गोबर की खाद। इसको बनाने के तरीके, इसमें कौन कौन से घटक आते हैं, सारी चीज आज हम देखने वाले हैं एक मात्र वीडियो में। और इसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि गोबर की खाद का मेन घटक कौन कौन सा है, क्यों ये हम इसे यूज करते हैं, किस तरह से हम इसे बनाते हैं, सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें तो इसका प्रयोग हमारे देश में प्राचीन काल से ही हो रहा है। इसकी खाद से तात्पर्य है ऐसी खाद जिसमें घरेलू पशुओं, जो आप डोमेस्टिक एनिमल जिन्हें आप पालते हैं, उनके ठोस और द्रव मलमूत्र से युक्त बिछावन को गड्ढों में सड़ाकर तैयार किया जाता है। बिछावन होता है एक लेयर जिसमें आप पुआल डाल सकते हैं, भूसा डाल सकते हैं, चारा डाल सकते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां डाल सकते हैं, और उनके ऊपर आप सॉलिड और या फिर लिक्विड जो वेस्ट मटेरियल होता है आपके डोमेस्टिक एनिमल्स का, उसको डाल के आपको वहां पे सड़ा के अगर आप वहां पे खाद बनाते हैं तो उसे आप गोबर की खाद कहते हैं। ठीक है। इसके मुख्य तीन घटक हैं, एक आपकी गोबर है, मूत्र है और एक बिछावन है। ठीक है, यानी कि एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक बिछावन लेयर है। ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे गोबर की लेयर पे कि गोबर पे क्या क्या होता है। पशुओं के देखिए, गोबर यानी कि जो सॉलिड पदार्थ होता है उसमें कई अघुलनशील और बिना पचे पदार्थ होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 0.3 से 7% नाइट्रोजन होता है, 0.1 से 5% तक फॉस्फोरस होता है, 0.3 से 5% पोटेशियम या फिर तुम्हारे क्या होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा पाई जा रही है नाइट्रोजन की सॉलिड वेस्ट मटेरियल में। ठीक है। उसके बाद में यूरिन देखें तो इसमें इसका जो मेन अवयव है वो यूरिया है। यह 2% तक हो सकता है। इसके अतिरिक्त यूरिन में अनेक रासायनिक पदार्थ होते हैं लेकिन वो घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन देखिए 0.4 से 1.5% तक मान लीजिए आप इसे। फॉस्फोरस देखिए बहुत कम मात्रा पाई जाती है। पोटेशियम भी 0.5 से 2% तक होता है। यानी कि गोबर में मूत्र की तुलना से अगर कंपेयर करें दोनों में तो गोबर में ज्यादा आपके पोषक तत्व पाए जा रहे हैं। बिछावन, पशुओं की मूत्र को शोषित करने के लिए बिछावन का प्रयोग करते हैं। इसमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। बिछावन से खाद के ढेर में वायु का संचार अच्छे से होता है, जिससे जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है और खाद सड़ने में मदद मिल जाती है। तो जैसे मान लीजिए मैं अगर कोई गोबर की खाद बनाना चाह रहा हूं तो सबसे पहले मेरे नीचे लेयर होनी चाहिए बिछावन की, जिसमें आप सूखा चारा डाल सकते हो। उसके बाद में सॉलिड और लिक्विड मटेरियल आप डाल सकते हो वहां पे। ठीक है। तो ये जो मटेरियल, ये जो घटक हैं, ये तो आपको पता होनी चाहिए। गोबर में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम का परसेंटेज ज्यादा होता है यूरिन की तुलना में। अब बिछावन क्यों बिछाई जाती है? ताकि वो आपके पानी को अवशोषित कर सके, वायु का संचार सारी परतों के बीच में अच्छे से हो सके, और वायु का संचार अच्छे से होगा तभी आपके जीवाणु सक्रिय हो पाएंगे। इसलिए इन सभी प्रक्रियाओं को करने के लिए बिछावन जरूरी होता है। इसमें आवश्यक पोषक तत्व देखें, सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज आदि पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसकी खाद में मुख्य तत्वों की मात्रा देखें तो नाइट्रोजन देखिए 0.5 से 10% तक पाया जा सकता है। फास्फोरस 0.25 से 0.5 तक, पोटेशियम 0.5 से 1% तक। इसमें तत्वों की मात्रा पशुओं की किस्म, पशुओं की आयु, उनके भोजन कार्य, बिछावन, खाद्य संग्रहण करने की विधि पर निर्भर करती है। किस तरह की आपकी जो क्वांटिटी मिलेगी गोबर की खाद, वो डिपेंड करती है पशुओं की आयु पर, कौन सा पशु यूज कर रहे हो, कौन सा वहां पे उसके लिए भोजन दे रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको डिपेंड करेंगी कि आप किस तरह का खाद बना रहे हैं। अब तैयार करने की विधि देखें तो यहाँ पे सबसे पहली विधि आ जाती है वर्तमान प्रचलित विधि। और हमारे देश में गोबर की खाद तैयार करने की सबसे ज्यादा जो प्रचलित विधि जो है वो वर्तमान प्रचलित विधि है, और ये सबसे ज्यादा दोषपूर्ण होती है। क्यों होती है वही हम देखेंगे। ठीक है। पुराने टाइम से चली आ रही है और समय के साथ में अब इसमें हम कन्वर्ट करेंगे तो वो संशोधित हो जाएगी, लेकिन अभी हम देखें तो ये दोषपूर्ण है। इससे प्राप्त खाद में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, खाद की गुणवत्ता लो स्तर की होती है, मिट्टी द्वारा सूखा गया मूत्र तथा बचा हुआ चारा ढेरे के रूप में खुले गड्ढों में इकट्ठा कर लेते हैं और प्राकृतिक रूप से उसे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। अधिकांश गोबर को ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे एक ऐसा खुला गड्ढा बना लिया जाएगा, उसमें आप उसे सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। पहले बिछावन परत, फिर आपके गोबर और मलमूत्र को वहां पे डाल दिया जाता है सड़ने के लिए। तो इसके द्वारा जो आपको प्राप्त होगा उसकी क्वालिटी कम होगी। ठीक है। और इससे केवल आप ईंधन के रूप में ज्यादातर इसे यूज कर पाते हैं, या फिर खाद के रूप में जो प्राप्त होगा उसमें पोषक तत्वों की मात्रा आपको कम प्राप्त होगी।
अब जो हो रहा है उसका संशोधित हो गया, इसमें थोड़ा सा और चेंज किया गया टाइम के हिसाब से। तो इसमें चेंज करके कलर चेंज करते हैं। ओके। तो इस विधि से खाद बनाने के लिए एक पशु के लिए 1 मीटर गहरा, 2 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा गड्ढा 1 वर्ष के लिए पर्याप्त रहता है। ठीक है। पशुओं की संख्या अधिक होने पर गड्ढों की गहराई, लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने की अपेक्षा उनकी संख्या बढ़ाना उचित रहता है। आप उनकी लंबाई, गहराई, चौड़ाई ज्यादा नहीं बढ़ाइए, आप उनकी संख्या बढ़ा दीजिए तो वो ज्यादा उचित रहेगा। यहाँ पे रेतीली भूमि में गड्ढे पक्के बनाने चाहिए जिससे पोषक तत्वों का हास रिस्क नहीं हो, यानी कि वहां पे निच्छालन नहीं हो, पोषक तत्व नीचे भूमि की परतों में नहीं चले जाए। चिकनी भूमि में कच्चे या पक्के दोनों प्रकार के गड्ढे बनाए जा सकते हैं और गड्ढे छायादार व ऊंचे स्थानों पर होने चाहिए। ऊंचे स्थानों पर होंगे तो जो वर्षा का पानी है वहां पे इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है, जिससे वर्षा का पानी गड्ढों में न भरे। एक तो ये चीज ध्यान रखनी। उसके बाद में आ जाते हैं हम, सर्वप्रथम गड्ढे के पैने में 10 से 20 सेंटीमीटर परत चारा भरा जाता है और बिछावन की लगाई जाती है परत। उसके बाद में गोबर और मूत्र की 75 से 100 सेंटीमीटर परत डालनी चाहिए। तीसरी परत वापस से बिछावन की डाल देनी चाहिए और अब की बार परत देखिए 75 से 100 सेंटीमीटर मोटी हो गई है। पहले 10 से 20 सेंटीमीटर की थी यहाँ पे, लेकिन अब कितनी हो गई है? 75 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस क्रम में गड्ढे की भराई भूमि सतह से 50 सेंटीमीटर है। जैसे मान लीजिए आपकी भूमि सतह है तो इससे 50 सेंटीमीटर ऊपर आपको क्या करना है, इसके ढेर को समतल कर 10 सेंटीमीटर मिट्टी की परत से इस पे मिट्टी की परत लेयर लगानी है आपको इसके ऊपर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर मोटी, और इसको गड्ढे को बंद कर देना है। गड्ढे में खाद 5 से 6 माह में सड़कर तैयार हो जाती है। तो ये आपके हो जाता है संशोधित गड्ढा विधि। एक तरह से आपको जो पहले कच्चा गड्ढा बना रहे थे आप उसे आप संशोधित कर रहे हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख रहे हैं, तो ये आपकी संशोधित गड्ढा विधि हो जाती है। अगली विधि है आपकी ट्रेंच विधि। इस विधि में 60 मीटर लंबाई, 1.5 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई की खाई तैयार की जाती है। ठीक है, अब ये मापक इकाइयां अगर आप याद रख पाते हैं लगभग तो आपको ध्यान रखनी है। ये इस विधि में ट्रेंच की ये आपकी खास बात है, ट्रेंच एक खाईनुमा आकृति होती है इस तरह से, और ये इस तरह से होती है। ठीक है, इसमें ट्रेंच की लंबाई चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है लेकिन उसकी गहराई आप नहीं बढ़ा सकते। यहाँ पे इस विधि में बिछावन, मलमूत्र आदि को गड्ढे के आधे भाग में बढ़ते हैं। जब गड्ढे का आधा भाग बढ़ते बढ़ते भूतल से आधा मीटर ऊंचा हो जाता है, आधा मीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है, तो उसे गोलाकार या डोम शेप में, इस तरह से गोलाकार या डोम शेप में रूप देकर गोबर और मिट्टी के मिश्रण से लेप कर देते हैं। तो ऊपर गोबर और मिट्टी का मिश्रण यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इस विधि की विशेषता ये है, लेप कर देते हैं, आधा भाग बढ़ जाने के बाद गड्ढे के दूसरे भाग को भरकर इसी प्रकार लेप कर देते हैं। इस विधि की विशेषता यह है कि जब 3 माह में दूसरा ढेर बनता है तब तक पहले ढेर की खाद सटकर प्रयोग के लिए तैयार हो जाती है। मान लीजिए आपने ये यूज कर लिया है और इसमें आपने भर रखा है। ठीक है, तो ये यूज कर लिया तो ये खाली हो गया, फिर ये दूसरा यूज कर सकते हो आप जब तक ये आपके सड़ जाएगा और ये यूज करने के लिए तैयार है। यानी कि 3 माह में जब दूसरा, यानी कि एक समय पे आप दूसरा यूज कर सकते हो और आपको वेट नहीं करना पड़ता है अगली फसल के लिए। ठीक है, तो इस तरह एक ही गड्ढे से पूरे वर्ष भर सड़ी हुई खाद खेत में देने के लिए प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार तैयार की हुई खाद में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। अब सड़ी हुई गोबर की खाद की पहचान आप किस तरह से करेंगे? उसमें किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आनी चाहिए और उसका कोई भी घटक अलग से नहीं दिखाई दे, किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं हो। ठीक है, अब हालांकि गोबर वाली जो आएगी खुशबू तो वो तो आएगी, लेकिन वहां पे और किसी तरह की दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। खाद कैसी होनी चाहिए? आप उसे हाथ में लेंगे तो वो भुरभुरी हो जाएगी, उसके कण ज्यादातर अलग हो जाएंगे, वो सॉलिड रूप में नहीं रहेगा, जमेगा नहीं, और उसका रंग हल्का भूरा होता है। उसका रंग भी आपको ध्यान रखना है, वो कैसा है? हल्का भूरा है। प्रयोग की विधि, सभी फसलों में 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर यूज किया जाता है, जबकि सब्जियों में जस्ट दुगना इसके यूज किया जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जो फसलें होती हैं अनाज वाली फसलें उनमें कम लगता है, जबकि सब्जियों में
तुलनात्मक रूप से ज्यादा गोबर की खाद लगती है। तो यहाँ पे 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद की मात्रा प्रयोग में लेते हैं। बुवाई की 3 से 4 सप्ताह पूर्व अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। खेत में खाद को समान रूप से बिखेर कर हल से जुताई करके मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे जो खाद के जो कण हैं वो मिट्टी में अच्छी तरह से मिश्रित हो जाएं और भूपरिष्करण प्रक्रियाओं के द्वारा आप उसे निचली गहराइयों में पहुंचा देंगे, तो आपके जो मूल रोम होते हैं वहां तक खनिज लवण उसे अच्छे से मिल पाते हैं। खेत में खाद डालने के बाद ज्यादा समय तक खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा खाद से नाइट्रोजन का ह्रास होता है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप खाद बना सकते हैं, गोबर की खाद बना सकते हैं। 3 विधियां हमने यहाँ पे पढ़ी। एक सिंपल विधि जो आपके बहुत पुराने टाइम से चल रही है, जिसे हम बोलते हैं वर्तमान प्रचलित विधि, वर्तमान प्रचलित विधि। ठीक है, दूसरी है आपकी, दूसरी विधि है आपकी संशोधित विधि, संशोधित। और तीसरी है, सॉरी इसे लिखा नहीं जा रहा है, आप समझ लीजिए, तीसरी तीसरी आपकी ट्रेंच विधि जो मैंने अभी बताई। और ट्रेंच विधि की खासियत ये होती है कि ये डोम शेप ऊपर आपको आकार दिखाई देगा। 50 सेंटीमीटर ऊपर आने पर उसे गोबर और मिट्टी का लेप लगाएंगे, वो भी इस तरह से डोम शेप, गुम्बदाकार हो, यहाँ पर ऐसे हो। ठीक है, जिससे, और इसका उपयोग क्या होता है, आप अगली फसल के लिए उसके सटने का यूज नहीं करोगे। एक गड्ढे का आपने इस फसल में यूज कर लिया, फिर डाल दिया यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ, फिर इसको यूज कर लिया, फिर यहाँ पे सड़ता रहेगा, अगली फसल के लिए फिर ये यूज आ जाएगा। तो अब गड्ढों को बदल बदल के आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको समय नहीं लगता है, हर फसल को आप आवश्यकता अनुसार खाद दे पाते हैं। तो ये रहे आपका गोबर की खाद को बनाने की विधि। आई होप यू विल गेट इट। मिलता हूं नई वीडियो में नए किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक शुक्रिया, अलविदा, धन्यवाद।